हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। हियर इज़ योर विनय सर। तो खास क्या है, आज हम लोग फिज़िक्स का पेपर जो IIT मेंस में शिफ्ट 1 में होते सारे को जो मेमोरी बेस्ड है, मैक्सिमम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने कलेक्ट किया हुआ है और आपके बीच रखते जा रहे हैं। तो आप धीरे धीरे इसको करते रहें ताकि अभी जो लोग देने वाले हैं वो प्लस जो जस्ट बोर्ड के बाद जो अप्रैल में एग्जामिनेशन होना है उसको भी कंटिन्यूएशन में तैयारी करते रहें। तो आप इसको जस्ट ब्रशअप करते चले जाएं और रिवाइज करते चले जाएं। और ये रिविजन्स का थोड़ा सा मैंने मोड चेंज किया हुआ, टाइम बचाने का कोशिश किया हुआ है। तो जो लिखने में कैलकुलेशन करने का समय लगता है उस कैलकुलेशन को मैंने कर दिया हुआ है ऑलरेडी, और साथ में हम सारे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते चले जाते हैं। तो हम लोग कम समय में हम लोग मैक्स आउटपुट देने जा रहे हैं मिनिमम टाइम में। तो हमारी टारगेट ये है कि भाई कम समय में हम ज़्यादा तैयारी कर पाएँ और कम तैयारी करके भी हम लोग ज़्यादा नंबर लें और लिस्ट में चैम्पियन बने, ये ख्वाहिश है। तो बस विदाउट वेस्टिंग ए सिंगल मिनट जस्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट। हियर इज योर क्वेश्चंस, लेट मी रीड द क्वेश्चंस एंड देन इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं वन बाय वन। ए ट्रेन इज मूविंग विथ स्पीड ऑफ, देख रहे हैं ना, 12 मीटर पर सेकेंड ऑन रेल which are 1.5 meter apart to negotiate a curve ना of radius, देख रहे हैं ना, 400 मीटर। The find the height by which the outer rails should be raised with respect to inner rails। आप कर्व रोड पर जब कभी चलते हैं ना, रोड पे या रेल पर जब कभी चलते हैं तो मोड़ पर दो ही बात होती है, खुद को झुकाओ या जमाने को झुका दो। आप देखे होंगे साइकिल से मोटरसाइकिल से जा रहे हैं तो मोड़ पे होते हैं तो आप लोग झुक जाते हैं, या हम लोग जहाँ पर बेंडिंग होती है वहाँ पर हम लोग रोड को ही झुका देते हैं। तो हम लोग बैंकिंग ऑफ द रोड और बेंडिंग ऑफ द बाईसाइकिलिस्ट और मोटरसाइकिलिस्ट हम लोग ये कहते हैं। दोनों चीज़ का कॉन्सेप्ट सेम है। तो जस्ट हमने यहाँ पर एक्सप्लेन आपको फोटोग्राफ को तुरंत हम लोग कर देते हैं। कैलकुलेशन यहाँ पर है, हम खींच भी देते हैं फोटोग्राफ की हमने लोगों ने क्या पढ़ाया है। सो ध्यान दीजिए इसको। ये आपको रेलवे ट्रैक है और ये आपका दोनों के बीच का डिस्टेंस है। आउटर एज को हम लोगों ने उठा रखा है, गाड़ी मोटर आपको चला रहे हैं इसके ऊपर में। वेट आपका सीधा लगेगा नीचे की ओर, रिएक्शन आपको ये लगने वाला है, और ये जो आपका एक जो है ये बाहर की ओर लगता है mv²/r। तो ध्यान रखिएगा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये आपके रिएक्शन का एक कंपोनेंट हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएंगे। तो ये वाला r cos थीटा होगा और ये आपको r sin थीटा होंगे। बस कहानी इतना ही है। r sin थीटा mv² को बैलेंस करेगा और r cos थीटा mg को बैलेंस करेगा। दोनों को रेशियो को डिवाइड करना, tan थीटा इज इक्वल टू v²/rg हो जाएंगे। एंड यहाँ से आप लोग डायग्राम में देखेंगे कि ये डिस्टेंस दिया हुआ है, ये हाइट दिया हुआ है, तो tan थीटा का मान हम लोग h/d। तो बस tan थीटा का मान हम लोग ज्योमेट्री से यहाँ से लगा दिया h/d और v²/rg है। हमारी चाहत क्या है h का, तो फार्मूला हम लोगों ने रिसीव कर लिया है। तो v²d/rg, v² का मान आपको दे रखा है। तो मैं थोड़ा सा आप लोग को ज़्यादा कवर कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो v² का 12 × 12, और ध्यान रखिएगा कि आपके पास d का मान दिया हुआ है 1.5, देख लीजिए आपको। तो रेल के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 1.5 मीटर अपार्ट। r का मान हम लोगों ने रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो रोड बनता है ना, जिस कर्व सपोज टू बी पार्ट ऑफ ए सर्कल, तो सर्कल का जहाँ सेंटर होता है, सेंटर से रोड का सरकमफ्रेंस की दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर जो हम लोग बोल देते हैं, r का मान दिया हुआ है। g का मान 9.8 की जगह पर 10 ले रखा है। और कट पिट हम लोगों ने सारे करेंगे तो आपका वैल्यू 0.045 मीटर आएगा और उसी को सेंटीमीटर में बदल दिया गया है। तो हम लोग का 5.4 सेंटीमीटर आउटर एज को ना ऐसे रहता है। थोड़ा सा आप ऐसे उठा देंगे आउटर एज को, तो इनर एज के रेस्पेक्ट में 5.4 सेंटीमीटर को हम लोग उठा देते हैं। तो आई थिंक सो कि इट विल बी क्लियर टू यू। थोड़ी सी हम लोग कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कम समय में आपको टोटल का टोटल कैलकुलेशन करके और आंसर तक पहुंचा दें। और ये तो ऐसे भी हम लोग बेसिक क्लास जो बोर्ड वाला में पढ़े थे, tan थीटा इक्वल टू v²/rg फार्मूला कैसे होता है, तो हम लोगों ने बहुत ही क्लियर कट आप लोग को पढ़ाए हुए थे क्लास में भी कि भाई दो ही चीज़ होती है। जब कभी आप मोड़ पे जाते हैं तो खुद को झुको, तो हम लोग बेंडिंग ऑफ द बाईसाइकिलिस्ट और मोटरसाइकिलिस्ट की कहानी पढ़ चुके थे, उसमें भी tan थीटा इक्वल टू v²/rg आता है। या तो जमाने के झुका, कहने का मतलब कि रोड को ही झुका दें, दैट इज बैंकिंग ऑफ द रोड है। क्वेश्चन वही था, तो नथिंग न्यू। दूसरा वाला क्वेश्चन जो है ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन दे रखा है, मॉडरेट क्वेश्चन है। मतलब दोज हु हैव स्टडीड
वेरी वेरी कंसर्न वाइज एंड डीपली पढ़े होंगे थोड़ा सा सब सिलेबस को पॉइंट पॉइंट, तो हमको लगता है कि हो जाएगा। और इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए मेरा पर्पस ये है कि क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड देख लें कि ऐसा क्वेश्चन पूछा था तो अप्रैल वाला में आप फोड़ दो एग्जामिनेशन को, है ना। तो मन के हारे हार, मन के जीते जीत, आप लोग कोशिश करो कि हम लोग जीतेंगे। तो पोजीशन ऑफ आंट एक चीटी है जिसका पोजीशन दिया हुआ है, वाईजेड प्लेन में चल रहा है, जिसका गिवन दिया हुआ है। तो वाईजेड प्लेन का मतलब जे और के होगा, जे और के होगा। तो s इक्वल टू 2t स्क्वायर जे प्लस 5k, t इज इन सेकेंड है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द आंट t इक्वल टू 1 सेकेंड। माय डियर, ये देखिए बड़ा कमाल की बातें हम लोग को ये समझने वाली है। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ये आपका वेरिएबल है और ये आपका कांस्टेंट है ना, मतलब y के डायरेक्शन में जो चीटी चल रहा है वो टाइम के साथ उसका पोजीशन बदल रहा है, बट ये जो आपको z के डायरेक्शन में चल रहा है वो कांस्टेंट है। और अगर पोजीशन दिया हुआ है तो ds/dt हम लोग कह देते हैं तो वेलोसिटी निकल जाता है। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, एक बार डिफ्रेंशिएशन मार देंगे तो 2 ही है, टी स्क्वायर का 2t हो जाएगा, j और 5 कांस्टेंट है, 0 हो गया। तो वैल्यू आएगा वेलोसिटी इक्वल टू 4tz, और ये k कंपोनेंट तो मेरा 0 हो गया। इसका मतलब चीटी y के डायरेक्शन में चल रहा है, t का मान 1 रख दीजिए, तो 4 × 1 × j दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड इन द y डायरेक्शन आ गया। तो चीटी चल रही है z डायरेक्शन से, मेरे को लेना देना नहीं है। तो वेलोसिटी वी हैव गॉट इट लाइक दिस वंस। आगे देखिए सवाल को फटाफट। तो हम लोग थोड़ी तेजी से तूफानी गति से चलते हैं। ये तो एकदम बेसिक टू बेसिक पूछ रखा है, अभी हम लोग सारे क्वेश्चन को ले रहे हैं 1 by 1। तो हियर ए वायर ऑफ रेसिस्टेंस R एंड लेंथ L दिखा हुआ है ना, इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। इफ दीज पार्ट्स आर ज्वाइंट इन पैरेलल देन फाइंड द रिजल्टेंट रेसिस्टेंस। माय डियर, हम लोग जानते हैं रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। इफ लेंथ इज कट इनटू द 5 पार्ट्स देन देयर आर 5 इक्वल रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। एंड जब हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो जितना आइडेंटिकल पार्ट होता है उतना ही से हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। तो भाई 5 पार्ट में काटेंगे तो ईच पार्ट का रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, R/5 बस। तो यहाँ से देखिएगा ईच पार्ट का रेसिस्टेंस हमने R/5 कर दिया है। और पैरेलल में रहता है तो जितना सा पैरेलल रहता है उतना ही से और डिवाइड कर लेते हैं। अगर n रहता तो हम लोग n से डिवाइड करते हैं, 4 रहता तो 4 से डिवाइड करते हैं, 5 टू है तो हम लोग R/5/5 R/25 दैट इज योर रिजल्ट। तो थोड़ा सा आप अगर तेज़ी से है तो वीडियो को पॉज करके आप देख भी सकते हैं, बट मेरा एम है कि कम समय में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को आपको कर दें और फास्ट एंड क्विक रिवीजन हो जाए कंसेप्ट का। ओके, एनीवे हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये पार्टिकल मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी passes through a region in space without any change in its direction। My dear, ये लॉरेंज फोर्स का कॉन्सेप्ट और मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है, हम लोगों ने बड़ी डिटेल्स में क्लास में कर रखा है ये सब चीज़ों को। मतलब थोड़ी सी आप कंसर्न हैं और थोड़ा सा नोट के रिवीजन किए हुए हैं तो, और नोट हल्का लास्ट ईयर का प्रैक्टिस PYQ फिजिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अगर किए हुए हैं तो हमको लगता है कि बहुत आसानी से निकल जाएगा। और ये जो अभी हम लोग सीरीज चला रहे हैं ना, ये सीरीज अभी चलता रहेगा आपको, और थोड़ी सी कंसर्न रहेंगे तो साइड बाय साइड जस्ट लेक्चर को देख लेना है 1-1.5 घंटा निकाल करके कि ये लेक्चर को देख लेना है। और मैं कोशिश करूँगा कि पर डे 20-30 क्वेश्चंस को मैं आपका रिवीजन देता ही रहूँ। और अप्रैल वाला में हम लोग फोड़ तोड़ कर देना है, ये हम लोग को भी लगता है और आप लोग भी बहुत लोग पढ़े हुए हैं। तो हम लोग को ये कहना है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में किसी जोन से जा रहे हैं वहाँ मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। और मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री पे है, इस तरह से है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट मैग्नेटिक से कैंसिल कर जाएगा, तो वहाँ भी हम लोगों को कह देंगे कि कोई डायरेक्शन में चेंज नहीं होगा। तो डायरेक्शन में चेंज फर्स्ट वाले में भी नहीं होगा, डायरेक्शन में चेंज फोर्थ वाले में भी नहीं होगा। और साथ में अगर हम लोग ये कह देंगे कि मैग्नेटिक फील्ड 0 है ना, मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास देख लीजिएगा वैल्यू, एक एक करके चलते हैं। क्वेश्चन कर रहा है पार्टिकल मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, कोई चेंज नहीं हो रहा है, पासिंग थ्रू द रीजन इन स्पेस विदाउट एनी चेंज इन इट्स डायरेक्शन, विदाउट एनी चेंज इन इट्स डायरेक्शन। तो भाई अगर V और B है भी और पैरेलल है तो कोई फोर्स नहीं लगेगा ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो इसमें भी आपका चेंज नहीं आएंगे, इसमें भी चेंज नहीं आएंगे। लेकिन अगर B नहीं है E है तो ध्यान रखिएगा इसमें आपका चेंज होने वाला है। ये देखिएगा सी चॉइस जो है आपके पास, ओके, सी चॉइस में आपका चेंज हो जाएगा, इट चेंज हैपन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में या इलेक्ट्रिक फील्ड से एंगल बनाते हुए कोई भी चार्ज पार्टिकल जाएगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा जिसमें वेलोसिटी में चेंज हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड है और डायरेक्शन में चेंज हो सकती है कब, जब 90 डिग्री या सर्टेन एंगल पर रहेगा तब। लेकिन अगर आपके पास हमारे यहाँ कहते हैं मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं होगा, V और B अगर पैरेलल हो जाएंगे तब, या B नहीं रहेंगे तो पहला चीज़ है कि ये वाला कंडीशन में है कि इलेक्ट्रिक फोर्स
इज इक्वल टू क्यू वी बी। अगर ऐसा है, ये कट गया, ई इक्वल टू वी बी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, बट इस तरह से चार्ज पार्टिकल जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स से कैंसिल कर जा रहा है, तो इसमें भी चेंज नहीं होगा, स्ट्रेट जा सकता है। इलेक्ट्रिक नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड है, अगर स्ट्रेट लाइन में दोनों पैरेलल हो गए तो इसमें भी स्ट्रेट चला जाएगा, ये नहीं है तब भी स्ट्रेट चला जाएगा। लेकिन इस केस में, सी केस में आपका स्ट्रेट नहीं जाएगा, विदाउट एनी चेंज इन डायरेक्शन। तो 3 चॉइस है इसमें, जो कि आपको नीचे में अलग ढंग से पैटर्न बना रखा होगा। करेक्ट आंसर हम लोग देख लिया। अगला देखिए, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल इज दिस वन। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपका एनर्जी दे रखा है, देख रहे हैं ना। फाइंड द टेम्परेचर, तो बोल्ट्जमान कांस्टेंट दे रखा है। तो एवरेज काइनेटिक मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल दे रखा है। मोनोएटॉमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होते हैं, तो अगर फार्मूला काइनेटिक एनर्जी के बात में करेंगे तो 3/2 kT होता है। अगर इसी चीज़ को हम लोग अगर डायटोमिक ऑक्सीजन अगर ले लिए होते यहाँ पर, मोनोएटॉमिक के बदला में डायटोमिक ले लिए होते, तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता, तो फार्मूला बन जाता 5/2। ऐसे जनरल फार्मूला ये होता है। पॉलीएटॉमिक के लिए हम लोग 7 ले लेते हैं यहाँ से, तो ये लिखते हैं F/2 kT, दिस इज काइनेटिक एनर्जी। F का मान 3 होगा, किसके लिए? मोनोएटॉमिक के लिए 5 होगा, डायटोमिक के लिए 7 हो जाएगा, पॉलीएटॉमिक या ट्राइएटॉमिक के लिए के बोल्ट्जमान कांस्टेंट है। और ये ध्यान रखिएगा, एक मॉलिक्यूल्स की बात किए हुए हैं तो के लिखेंगे, अगर एक मोल की बात करते तो के जगह पे हम लोग आर कर लेते ना, तो कहीं दिक्कत ही नहीं है। हमारे पास टेम्परेचर निकालना है, पहले हम लोग को सब एसआई सिस्टम में ले आते हैं। 0.414 में 1.6 × 10⁻⁻19 रख दिया। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम लोगों ने जूल में बदल लिया। 3/2 के कमान दिया हुआ है, टी टेम्परेचर निकालना है। दाएं बाएं जब अरेंज किए हुए हैं तो एक चीज़ अगर ध्यान से देखिएगा ना, इसमें अरेंजमेंट अगर ये देखे हैं तो 1.38 को मल्टीप्लाई अगर हम लोगों ने 3 से कर दिए तो ये वाला वैल्यू हम जो देख रहे हैं सब बराबर हो जाते हैं। काट पीट कीजिएगा, 3200 केल्विन आपका आंसर आ रहे हैं। तो ये कैलकुलेशन जितना जल्दी आप लोग कर सकते हैं आप लोग कीजिए कैलकुलेशन। कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। ये तो एकदम हलवा क्वेश्चन दे रखा है, जिसको कि हम लोग कहते भी हैं कि फोड़ दो तोड़ दो। ये सिंपल है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का क्वेश्चन है कि भैया एक बॉडी सर्टेन स्पीड से जा रही है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं रह रहा है तो मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। तो हम लोग कहते हैं इफ नो एक्सटर्नल फोर्स विल एक्ट ऑन द मूविंग बॉडी देन मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व इरिस्पेक्टिव द चेंज इन द मास। अगर आप मास को बढ़ा देंगे तो वेलोसिटी घट जाएगा और मास को घटा देंगे तो वेलोसिटी बढ़ जाएगा। इसलिए कि मास इनटू वेलोसिटी को हम लोग मोमेंटम कहते हैं और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है तो मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट होता है। तो इफ लिखा हुआ है बॉडी ऑफ मास 1000 किलोग्राम मूविंग हॉरिजॉन्टली विद ए वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। चलो भैया, शुरुआत का वेलोसिटी mv दिया हुआ है और एक्स्ट्रा मास अगर उसके ऊपर में रख दिया, एक्स्ट्रा मास जिधर जा रहा है उसके ऊपर से रख दिया है, 90 डिग्री पर रख दिए हैं तो हम मास रखे भी हैं, वेट का कोई वेलोसिटी के डायरेक्शन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि 90 डिग्री पर है, मोशन इधर है, फोर्स इधर है, तो इसका कंपोनेंट इधर नहीं आएगा, तो मोमेंटम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कांस्टेंट रहेगा। तो ये हम लोगों ने लिख रखा है कि mv = m + m × v डैश, राइट डियर। और ये हम लोगों ने लगा दिया, ये देखिए 1000 × 6 और ये हमको 200 एक्स्ट्रा मास रखे हैं, जोड़ दिया, वी डैश का मान निकाले तो कट पीट करके 5 मीटर पर सेकेंड आ गए हैं। बस एकदम सिंपल सा क्वेश्चन ये है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी, ये जितना भी क्वेश्चन है हम लोग लगा है कि ऑलरेडी वी हैव डन इन द क्लासरूम, तो इसमें बहुत नया बात हमको तो अभी तक कोई नहीं मिला है। लेट अस सी। हाँ, मैथ का पेपर मैंने जब बनाया, मैथ में बहुत क्वेश्चन लेंदी था, कैलकुलेटिव था, विद इन टाइम फ्रेम में करने के लिए आपके पास बहुत हाथ में प्रैक्टिस होना चाहिए। मतलब हम लोग कहते हैं 30 to 40 पेज का डेली का प्रैक्टिस अगर मैथमेटिक्स में है तब वो स्पीड के साथ में बहुत कुछ, और रैंकर लोग ये काम करते हैं। और आपको अगर रैंकर बनना है, चमकना है, तो आपको तपना पड़ेगा, तभी आप सूरज की तरह चमकेंगे। तो कोशिश कर लीजिए यहाँ से। इफ रेडियस ऑफ थर्ड स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर द बोस एटम इज आर, फाइंड द रेडियस ऑफ द फोर्थ स्टेशनरी ऑर्बिट। माय डियर, आप लोग ये समझते हैं, आप लोग बहुत सारे चीज़ अभी जस्ट हम लोग रिवीजन लगाए थे, तो फ्रीक्वेंसी के लिए फार्मूला क्या होता है, वेलोसिटी के लिए क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या होती है, रेडियस के लिए क्या होता है, मैंने सारा चीज़ को लिखा रखा था। तो हम लोग Rn = लिख देते हैं। ये देखिएगा, फर्स्ट में 0.53 ये कांस्टेंट मान होता है और n²/z होता है। हाइड्रोजन के लिए z का मान हम लोग 1 ले लेंगे। हाइड्रोजन लाइक के लिए जैसे हीलियम प्लस हो गया या लिथियम प्लस हो गया तो हम लोग इसमें 2-3 ले सकते हैं, बट यहाँ हाइड्रोजन पूछा हुआ है इसलिए कोई टेंशन ही नहीं है। तो आप फार्मूला को इसके रूप में रखें या स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऐसे r = r0 n² को रख दीजिए। तो पहला में देखिए कि फर्स्ट थर्ड था तो n का मान हमने थर्ड रख लिया, तो यहाँ से जो 0.530 का मान r के टर्म में, रेडियस के टर्म में निकाल लिया। सेकेंड वाले में क्या निकालना है डियर, सेकेंड वाले में निकालना है कि हमको फोर्थ रेडियस का हो, तो 0.53
के जगह पर r/9, क्योंकि हम लोग थर्ड के टर्म में निकालना था इसलिए कांस्टेंट टर्म के जगह पे r/9 रख दिया, 16/9r हम लोग को रिजल्ट आ गया है ना। एलिमिनेशन प्रोसेस है। अब ये क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन सिंपल एक कॉन्सेप्ट है कि इफ बैटरी इज कनेक्टेड टू द सर्किट दैट कंसिस्ट R and C एंड इन द स्टेडी स्टेट कैपेसिटर बिहेव्स एज द ओपन सर्किट। ध्यान रखिएगा, अगर किसी सर्किट में R लगा हुआ है और C लगा हुआ है और DC सोर्स से जुड़ा हुआ है और कुछ भी नहीं किया हुआ है, तो हम लोग ये मान के चलेंगे सर्किट में जो कैपेसिटर है वो स्टेडी कंडीशन में है और स्टेडी कंडीशन में ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। इतना आप लोग को दिमाग में डाल लेना है। इसका मतलब हम लोग P और Q के बीच में वोल्टेज अगर निकाल लेंगे तो हम लोग कह देते हैं Q इक्वल टू CV। चार्ज इसके ऊपर कितना जमा होगा, तो हम लोग सीधा पोटेंशियल इंटू पोटेंशियल जितना भी रहेगा सो और कैपेसिटर से गुना कर देंगे कैपेसिटेंस वैल्यू से। तो आप यहाँ से देखिए, इसमें कोई नया बात नहीं है। दो रास्ता बना हुआ है मेरे पास, देखिए तो चेक कीजिए। तो एक रास्ता हमारे पास ये है और दूसरा रास्ता हमारे पास ये वाला, देखिएगा ये वाला है। तो सॉरी, तो हमारे पास ये देखिएगा, जैसे हम लोग फर्स्ट रास्ता से देखेंगे तो येलो वाला जो कलर की लाइन देख रहे हैं, तो 1 ओम है और 2 ओम है। 1 ओम और 2 ओम को अगर जोड़िएगा तो 3 ओम हो गया रेसिस्टेंस। यहाँ वोल्टेज ये देखिएगा, इस तरह से रास्ता अगर देंगे तो हमारे पास 10/3 एम्पियर का करंट होगा। 10/3 एम्पियर का करंट अगर इसमें जा रहा है आपके पास, तो हम लोग यहाँ देखिए वोल्टेज यहाँ 10 है, तो VA जिस करंट के डायरेक्शन में चलते हैं तो हम लोग -IR कहते हैं। तो I का मान 10/3 और 1 है, घटा दिए तो VP पे आ गया। अब आइए कि यहाँ VA का मान 10 था, यहाँ 10/3 को घटा दिए तो VP का मान हम लोग को जो मिल रहा है 20/3। वोल्टेज यहाँ का क्या मिल गया हम लोग को, ये देखिएगा या 20/3, यहाँ वोल्टेज ड्रॉप कर गया है 10/3 का। तो 10 में से 10/3 वोल्टेज ड्रॉप कर दिया, 20/3 वोल्टेज हम लोग को मिला। अब आगे आइए, 20/3 वोल्टेज ये जो हम लोग का मिला, यही हम लोग को VP मिल गया है। ठीक है डियर। अब इसमें आइए, इसमें अगर हम लोग कह देंगे तो यहाँ 6 ओम है, 4 ओम है, करंट रेसिस्टेंस कितना 10 ओम हो गया और ये वोल्टेज यहाँ और यहाँ के बीच 10 ही है। तो इस रास्ता भी इसमें हम लोग करंट का मान 1 एम्पियर हो गया। तो यहाँ से आने पे 6 वोल्ट का ड्रॉप करेगा, यहाँ 10 है या 6 हो गया, तो यहाँ का वोल्टेज हमको कितना मिल गया, 4 मिल गया। तो अब बताओ कि यहाँ वोल्टेज है P और यहाँ Q है, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम लोग निकालेंगे तो कुछ भी नहीं है। 20/3 में से हम लोग 4 वोल्ट को माइनस कर देंगे तो दिस वैल्यू 8/3 वोल्टेज आया हुआ है। तो माय डियर ये देखिएगा कि ये वाला जो है वोल्टेज हम लोग निकाल लिए दोनों कैपेसिटर के बीच, ये कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच का वोल्टेज हम लोगों ने वी हैव कैलकुलेटेड 8/3 वोल्ट, यू नो दिस। एंड हम लोग कहते हैं Q इक्वल टू CV। स्टेडी स्टेट जब हो जाती है तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जितना रहेगा उसी से हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, Q इक्वल टू CV। C का मान दिया हुआ है 150 माइक्रोफैराड और 8/3 है, काट दिया तो 400 माइक्रोकूलम्ब आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो ये आपके पास कहीं प्रॉब्लम नहीं है। स्टेडी स्टेट में हम लोग ऐसे भी कहते भी हैं, बोर्ड के लिए भी कहते हैं कि भाई स्टेडी कंडीशन में जो कैपेसिटर होता है फुली चार्ज होता है और ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, उस समय उस कैपेसिटर का रेसिस्टेंस का मान अगर हम लोग बोलेंगे, जिसको कैपेसिटर का रेसिस्टेंस का एग्जैक्ट मान रिएक्टेंस बोलते हैं, और ओपन सर्किट में उसका मान इन्फिनिटी हो जाती है, इसलिए उसके थ्रू करंट फ्लो नहीं करता है, चार्ज स्टोर हो जाती है। अगला मान को देखिए, दिस इज द गुड क्वेश्चन समथिंग है, बट ये भी आपके पास SHM में बहुत ही ढंग से 11th में हम लोगों ने कराया हुआ है। जस्ट कॉपी को अगर आप लोगों ने देखे हुए हैं रिवाइज करके, और इससे आपको सीख भी लेना है कि फिजिक्स को जिस हिसाब से 1 by 1 किए हैं, जस्ट रिवाइड द कॉपी एंड डू द लास्ट ईयर पेपर्स, और स्पेशली IIT का पेपर आप लोग करेंगे। और हमको लगता है कि 20-25 सेट अगर लगा लीजिएगा तो आराम से बहुत अच्छे रैंक में आइएगा। और ये मिशन पे है, आप लोग भी थोड़ा सा मेरे साथ जुट जाइए तो हमको लगता है कि हो जाएगा। देखिए यहाँ से ए पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ एन एम्पलीट्यूड ऑफ, चेक इट, एम्पलीट्यूड ऑफ कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ए का मान दे रखा है, ठीक है भाई। एट मीन पोजिशन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज, ए तक ही है, मीन पोजीशन पर यह वेलोसिटी लिखा हुआ है, और मीन पोजीशन पे ध्यान रखिएगा वेलोसिटी मैक्सिमम होता है ना, और वहाँ पर एक्सेलरेशन 0 होता है। एट द मीन पोजीशन इन केस ऑफ द SHM वेलोसिटी इज मैक्सिमम बट एक्सेलरेशन इज 0। एट द एक्सट्रीम पोजीशन वेलोसिटी इज 0 बट एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम। ये सब कहानी कहा हुआ है। और एनी पोजीशन के लिए ये देखिएगा, वेलोसिटी एट एनी पोजीशन इज गिवन बाय दिस is the formula है v equal to omega into a square minus x square. The distance of the particle from the mean position
व्हेन इट्स स्पीड इज 5 सेंटीमीटर, तो भैया ये कहता है अल्फा का मान क्या है। वी मैक्स कहने के लिए आप समझिएगा मीन पोजीशन का मतलब x इक्वल टू 0। अब जैसे ही x इक्वल टू 0 रखिएगा तो वी मैक्स का मान मिल जाएगा ओमेगा ए। ओमेगा का मान ये देखिएगा हम लोगों ने वी मैक्स का मान दे रखा है कितना 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और यहाँ ओमेगा है ए है, तो ओमेगा वैल्यू हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं 10/4 दैट इज 5/2 रेडियन पर सेकेंड। जस्ट हमने कैलकुलेशन का टाइम बचाया हुआ है डियर। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट एंड इंट्रिकेसीज, ओके। ध्यान रखिए। तो आवर एम इज टू फाइंड द वेलोसिटी, हम पोजीशन हम लोग निकालना है जहाँ पर वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है। तो वेलोसिटी 5 हो जाएगा तो x का मान निकालना है आपके लिए। एम्पलीट्यूड का मान 4 दिया रखा है, w का मान हम लोग निकाल रखा है, जस्ट लगा दीजिएगा तो 5 कट गया, 2 इधर आ गया, स्क्वायर कर लिया हम लोगों ने, तो ये वैल्यू आया। तो x का मान हम लोग का आया √12, तो इसका मतलब अल्फा का मान है 12 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आंसर पैटर्न है। यहाँ से देखिएगा ये हम लोगों ने अभी न्यूक्लियर फिजिक्स को अभी 12th क्लास के फिर सिलेबस जो कंप्लीट किया था, तो कुछ दिन पहले हम लोगों ने फिशन, फ्यूशन एंड बाइंडिंग एनर्जी की सारी ग्राफ एंड साथ में बाइंडिंग एनर्जी हम लोग कहते हैं कि अगर छोटा एटम है, बड़ा एटम है और वो टूट जाती है ना, तो हम लोग देखते हैं कि एनर्जी रिलीज होती आती है, कुछ मास का डिफेक्ट्स हो जाते हैं। तो ये देखिएगा न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस हाई मास न्यूक्लियाइड्स है विथ बाइंडिंग एनर्जी दिया हुआ है, पर न्यूक्लियंस का मान दिया हुआ है ना, ये पर न्यूक्लियंस का मान दिया हुआ है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस। ध्यान रखिएगा जो आपका जो वैल्यू है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस का मान 8.6 जो होता है वो मैक्सिमम होता है आयरन के केस में, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है छोटा वाला जो टूटा है उसका एटॉमिक मास मिडिल मास दिया है 118। तो भैया अगर 236 को हम लोग तोड़ दिए हैं 118 में, इक्वल पार्ट में टूटा हुआ है, तो 2 ठो 118 के टर्म में टूट गया। हैविंग बाइंडिंग एनर्जी लिखा हुआ है 8.6। जो देखिएगा ज़्यादा एटॉमिक मास जाते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी घट जाती है, बहुत कम रहता है वहाँ भी कम रहता है। तो आप करीब देखिएगा कि 70, 80, 90, 100 के रेंज में जितने भी हम लोग मास नंबर हो जाते हैं ना 70, 80, 90, 100, उसमें 8.6 के आसपास में रहता है। उसके पीछे में आइएगा तभी घटता है, उसके ऊपर में जाइएगा तभी घटता है, तो ऊपर में लिखा हुआ है 7.6। तो ये कह रहा है क्या भाई, तो हमारे पास ये देखिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस का मान में कहते हैं कि 2 × 2 तो हम लोग को पार्टिकल में टूटा है 2 × 118 दोनों एटम के लिए, और पर न्यूक्लियंस दिया तो नंबर ऑफ न्यूक्लियंस का वैल्यू हम लोग को 2 × 118 कर दिया, क्योंकि 2 118 के पार्ट में टूटा हुआ है और पर न्यूक्लियंस में, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियंस था और उसमें 8.6 से मल्टीप्लाई कर दिया, और शुरुआत में 236 था और ये 7.6 से मल्टीप्लाई किया, डिफरेंस लिया, तो वैल्यू हम लोग को आ गया टोटल का टोटल 236 ही आ गए हैं ना। अब आइए, ये तो एकदम हलवा क्वेश्चन है एलिमेंट्री, हम तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की इतनी ज़्यादा मैंने क्वेश्चन क्लास में कराया हुआ था ना कि नीट में क्या हुआ है, आईआईटी में क्या होगा, अगर ये रॉड आएगा तो रॉड के अगेंस्ट में क्या होगा, बीच से अगर हम परपेंडिकुलर में डाल देंगे तब क्या होगा, डायगोनल के अगेंस्ट में क्या होगा, रॉड के साथ में अगर हम लोगों ने मास रख देंगे तब क्या होगा। देयर वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन, बट उसके तुलना में तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन है तो 1 किलोग्राम का 4 मास है और 2 मीटर का साइड लेंथ दिया हुआ है, तो आइदर के अबाउट में पूछा हुआ है जो परपेंडिकुलर प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो प्लेन से परपेंडिकुलर हम लोग कहते हैं इस एक्सिस का दूरी हम लोग देख लेते हैं, और अगर साइज नहीं दिया हुआ है तो पॉइंट मास की तरह हम लोग ले लेंगे। तो सिंपल करते हैं mr स्क्वायर, ये भी mr स्क्वायर और ये भी mr स्क्वायर। तो पहला वाला तो यहीं से पॉइंट एक्सिस जा रहा है इसलिए 0 हो गया इसका। दूसरा वाला की है देख लीजिएगा 2 है साइड लेंथ, तो हम लोग का वैल्यू 1 × 2 स्क्वायर, फिर 1 × 2 स्क्वायर, ये वाला है 2√2, यही ना, ये वाला 2 है, ये वाला 2 है, तो ये वाला वैल्यू 2√2 हो जाएगा और स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, तो आपका वैल्यू यहाँ से आ गया 448 है, दिस इज देयर वैल्यू। तो इस जैसे भी पूछेगा इट्स वेरी सिंपल, आप चाहो तो ये बहुत ही आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। अब आगे आइए, आगे हम लोग बढ़ेंगे तो इसमें क्या देख रहे हैं, सो देखिए ये लिखा 0.08 किलोग्राम एयर इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। माय डियर ये देखिएगा जब कभी गर्म ठंडा वाली बात हो जाती है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो जाता है तो कोई वर्क डन नहीं होता। पहला बात तो ये हो गया। थ्रू 5 डिग्री सेंटीग्रेड स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर दिखा हुआ है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर स्पेसिफिक हीट दिखा हुआ है, बट एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, किलो कैलोरी है, इसको जूल में बदल दीजिए। पहले किलो को 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए और कैलोरी को 4.2 से भी हम लोग इसको
मल्टीप्लाई करेंगे। या 4.18 दिया हुआ है तो दिया हुआ है 1 कैलोरी का मान दिया। फाइंड द चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी बाय द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वी नो दिस वंस की एनर्जी गिवन टू द सिस्टम इज यूज्ड टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी एंड टू डू द वर्क डन, बट हियर एनर्जी इज गिवन एट द कांस्टेंट वॉल्यूम सो देयर इज नो वर्क डन। राइट भाई, हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से कहते हैं कि जो एनर्जी देते हैं इंटरनल एनर्जी में यूज होता है, और साथ में हम लोग कहते हैं वर्क डन, और वर्क डन का मान क्या हो जा रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, इसलिए 0 हो गया। तो जो हमने एनर्जी दिया दैट इज इंटरनल एनर्जी बढ़ोतरी होगा, ms डेल्टा टी कह देते हैं। m का मान 0.08 रखा है, s का मान ये देखिए स्पेसिफिक हीट लिखा है कि इसमें 0.17 कैलोरी किलो है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, जूल में बदलना है तो 4.2 से, और डेल्टा टी का मान हम लोग को 5 दिया हुआ है, सबको गुना गुनी करेंगे तो लगभग 289। अगर हम लोगों ने यहाँ 4.2 डायरेक्टली ले रखा है 4.18 की जगह पर तो उससे थोड़ा समान है 284 आपको मैच कर रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो कैलकुलेशन धड़ा आप जितना जल्दी निकाल सकते हैं निकालिए। ओके, हम जस्ट मैक्सिमाइज करने का कोशिश कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा कि आपकी जो कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट का रिवीजन हो, कैलकुलेशन तो आप कर लें, और कैलकुलेशन जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ना ध्यान रखिएगा उतना ही ज़्यादा आएगा, क्योंकि आप लाखों में एक होने वाले हैं, और लाखों में एक होने के लिए लाखों में एक टाइप का कैलकुलेशन और दिमाग और हाथ भी चलाना पड़ेगा। और कहते हैं ना राइटिंग मेक्स ए मैन परफेक्ट, लड़कियों के लिए भी ना। तो आपका लड़का हो या लड़की हो, जो भी स्टूडेंट्स हैं, आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपका कैलकुलेशन हाथ से चलना चाहिए। मोबाइल का कैलकुलेटर को प्लीज़ न यूज करें, क्योंकि एग्जाम में आपको अलाउ नहीं है। तो अब थोड़ा सा हाथ पैर को तपाएं, तभी आपका ये फ्रिक्शनलेस हाथ चलेगा ना। तो हम लोग कहते हैं रेक्टेंगुलर लूप ऑफ लेंथ 2.5 मीटर, देखिए लूप है, रेक्टेंगुलर है, 2.5 मीटर एंड विथ है 2 मीटर, इज प्लेस्ड एट 60 डिग्री एंगल टू बी से 60 डिग्री एंगल पर रखा हुआ है। तो माय डियर ये देखिए ध्यान रखिएगा, बी सरफेस से दिया हुआ है नॉर्मल से, तो नथिंग इज मेंशन्ड, तो सरफेस एरिया का नॉर्मल से बी का मान हम लोग ले लेंगे। ध्यान रखिएगा क्योंकि हम लोग एरिया का डायरेक्शन किससे लेते हैं, नॉर्मल से, और उसी के साथ हम लोग मैग्नेटिक फील्ड 60 डिग्री पे दिया हुआ है, तो कोई टेंशन ही नहीं है। फ्लक्स का फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो डियर ये देखिए इसमें निकालना क्या है ना, द लूप इज रिमूव फ्रॉम द फील्ड इन 10 सेकेंड। भैया 60 डिग्री पे एक एरिया है, 60 डिग्री पे हम लोग रखे हुए हैं, और उस लूप को हम लोगों ने हटा दिया। तो 60 डिग्री पे रखे हुए हैं, उसमें फ्लक्स कितना है, और हम लोग उसको फील्ड से हटा देंगे तो फ्लक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू चेंज इन फ्लक्स बाय टाइम ना। तो चेंज इन फ्लक्स, तो फ्लक्स स्टार्टिंग का मान क्या है, बी ए कॉस ऑफ थीटा है, बी ए कॉस ऑफ फाई, ए का मान हमने निकाल दिए हैं 2.5 इंटू 2, लंबाई इंटू चौड़ाई कर लीजिए, और फ्लक्स का मान नहीं कहता बी का मान 4 है, ए का मान 5 कर दिया, कॉस 60 डिग्री। तो हम लोगों ने ये किसके नथिंग इज मेंशन, तो नॉर्मल के साथ जो आप ले सकते हैं, तो वैल्यू आया 10 वेबर ना, 10 वेबर आया। तो फाइनल हम लोग कह देंगे क्या, क्योंकि फील्ड से हम लोग बाहर कर दे रहे हैं, तो 0 शुरुआत का था 10, ठीक है, और टाइम था 10, और माइनस करते हैं तो माइनस 5/1 हम लोग लिखते हैं ना, E इक्वल टू माइनस 5/1/T2/T1, ये जो हम लोग कह देते हैं ना, यही है आपके पास। तो फाइनल 0 क्योंकि बाहर निकाल दिए हैं तो 10, तो 1 वोल्ट आपका आंसर आ गए हैं। तो 1 वोल्ट आपको आंसर आ गए हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। आइए यहाँ पर ये वाला जो वैल्यू है कैलकुलेशन का हमने टाइम बचाया हुआ है, ताकि आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर सकें, और हम कवर भी करेंगे इस तरह से। थोड़ी सी मैथ में है कि हम थोड़ा सा स्लो चलेंगे, क्योंकि मैथ का टिपिकल चीज़ होती है। फिजिक्स में हमको जितना भी अभी तक पेपर देख रहे हैं सब हमको बहुत ही आसान लग रहा है, और ये हम लोग करेंगे भी। तो ई वाई का मान देखिए, ये वेरिएशन लिखा हुआ है, आप लोग जानते हैं ई इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखा हुआ है। तो पूछता है इंटेंसिटी के लिए, ध्यान रखिए इंटेंसिटी का फॉर्मूला जो कहते हैं आप लोग इसको रट ही लें तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसे मैंने इंटेंसिटी के बारे में अभी जस्ट पढ़ाया था, I इज इक्वल टू 1/2 हम लोगों ने लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू सी, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द इंटेंसिटी। अगर बात को कहिएगा कि सर ये कने से आता है, तो हम 2 लाइन में आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। देखिएगा इंटेंसिटी के लिए हम लोग कहते हैं एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ना। तो एनर्जी डेंसिटी यहाँ से ध्यान दीजिएगा, एनर्जी डेंसिटी ये वाला होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर को हम लोग कहते हैं एनर्जी डेंसिटी। इसमें आप एरिया से ना, एनर्जी डेंसिटी एरिया इंटू लेंथ से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल एनर्जी हो जाएगा। और इंटेंसिटी का मान हम लोग ये होता है, ध्यान रखिएगा, इंटेंसिटी का मान होता है ये एनर्जी पर यूनिट एरिया
पर यूनिट टाइम। तो अब ये देखिए टोटल एनर्जी का वैल्यू हम लोगों ने ये कह दिया, तो एनर्जी पर यूनिट एरिया, आप एरिया ये देखिएगा, इसी को आप लिख सकते हैं 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए सी इंटू टी। ये देखो डियर, ये वाला से और ये वाला से मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ, तो A/T एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम को हम लोग कह देते हैं इंटेंसिटी, एंड ये फॉर्मूला आ गया एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर सी। कहानी देख लिए। तो जैसे ही आप एप्सिलॉन नॉट का मान आपको दिया हुआ है, ये देखिए फॉर्मूला में 1/2 8.85 × 10⁻12, ई का मान 200 आपके पास दिया हुआ है, ई नॉट 200 का स्क्वायर कर दिया और 3 × 10⁸ बस कहानी है। यहाँ देखिए ये 2 जीरो यहाँ से हम लोग ले लेते हैं, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो और यहाँ पर 8 है, तो 2 2 4 और ये 8 12 हो गया, ये वाला 12 के साथ खलास। और उसके बाद में 8.85 इंटू यहाँ से आप देखिएगा ये वाला 2 इससे एक ठोक चला गया हवा खाने, तो 3 दूनी 6 और ये हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो मोटा मोटी ये देखिएगा 9 का 9 छक 54, ये देखिए थोड़ा सा कम है तो 53, दैट इज़ योर राइट रिजल्ट। तो अब फटाफट इसको आप लोग देखेंगे कि हम लोग कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चंस मतलब एकदम ये डिट्टो जो क्वेश्चंस है, ये सेट जो हमारे पास सेट 1 जो था रिलेटिवली इजी क्वेश्चन दिया हुआ था, सेट 2 में थोड़ा सा हम नेक्स्ट स्टेज को डिस्कशन देंगे जो कि आपका रिलेटिवली थोड़ी सी स्लाइटली टफ था। तो आप उससे कोई दिक्कत नहीं है कि सेट 2 और सेट 1 में टफ इजी है, क्योंकि रिलेटिव मार्किंग करते हैं, परसेंटाइल एक ही जैसा से बनेगा। स्केलिंग कर लेते हैं लोग। द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज जी इफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ रिड्यूस टू हाफ। डायमीटर ऑफ द अर्थ इज रिड्यूस टू क्या हो रहा है भैया, हाफ होगा। तो अगर रेडियस अगर शुरुआत में r है तो बाद में भी कितना हो जाएगा r/2, डायमीटर का प्रोपोर्शनल है। तो ओरिजिनल मास अगर जस का तस रहा है तो हम लोग सब फॉर्मूला जानते हैं। ये देखिएगा फर्स्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, G0 = Gm/r², और दूसरा में कहें Gm/r/2 का होल स्क्वायर। ये r/2 ऊपर चला जाएगा तो 4 हो जाएगा, और ये वाला वैल्यू को G0 कहते हैं, मतलब सीधा 4 टाइम्स हमारे पास ये बढ़ जाएंगे। ओके, तो दीज आर द वैल्यू जो कुछ क्वेश्चंस हमारे पास थे, इसको हम लोगों ने अभी डिस्कस कर दिया है। अब भी कुछ सेट्स में और भी क्वेश्चंस हैं, तो लेट अस सी 1 बाय 1 हम लोग करके सॉल्व करते हैं।